गुज़िश्ता करीब 20 साल से मैं स्वात आ रहा हूँ और इस दौरान मैंने इस वादी को बदलते देखा है। आज स्वात और कालाम पहले से कहीं ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खामोशी और सुकून इसकी भीड़ में कहीं खो से गए हैं। लेकिन स्वात के इन पहाड़ों में आज भी एक ऐसी जगह छुपी हुई है जिसका नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना है। एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया कहीं बहुत पीछे रह गई हो। ना यहां शोर है, ना सयाहों की भीड़ और ना ही मोबाइल सिग्नल्स। दिलकश रस्तें, सरसब्ज चरागाहें और सिर्फ बर्फपोश चोटियों से उतरते ग्लेशियर्स का शफाफ पानी जो बेशुमार नदी नालों की सूरत पूरी वादी में जिंदगी बखेरता है। शायद इसीलिए कहते हैं जब इंसान दुनिया से डिस्कनेक्ट होता है तभी वो मदर नेचर से वाकई कनेक्ट होता है। और फिर कई घंटों की हाइक के बाद जब ये वादी पहली बार हमारे सामने आई तो हमारे सामने सिर्फ एक चरागाह नहीं थी, बल्कि स्वात की दूसरी बुलंद तरीन चोटी पूरी शान के साथ हमारे सामने खड़ी थी। तब जाकर एहसास हुआ कि नेचर अपने सबसे खूबसूरत राज सिर्फ उन लोगों पर आश्कार करती हैं जो उन्हें तलाश करने निकलते हैं। और इन्हीं राजों में से एक है स्वात के खूबसूरत तरीन बांडों में से एक, मैदान बांडा। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ उतरोड़ में, जो कि कालाम से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है। और आज ही हमारी जर्नी होने वाली है मैदान बांडा, जो कि उतरोड़ का एक बहुत ही खूबसूरत मेडोज़ है। अब उतरोड़ की 7500 फीट की एलिवेशन से इस जर्नी का फर्स्ट पार्ट हम जीप में कवर करते हैं और खड़खड़ी लेक तक ऑलमोस्ट 2000 फीट का एलिवेशन गेन करने वाले थे। अब इसी जीप ट्रैक से बडगोई टॉप को भी एक रास्ता जाता है जो उतरोड़ को कुमराट से मिलाता है, जबकि एक और रास्ता खूबसूरत शाही बाग की तरफ भी जाता है। उतरोड़ से खड़खड़ी झील तक के इस 18 किलोमीटर के ऑफ रोड ट्रैक में बेशुमार खूबसूरत विलेजेस आते हैं, जिसमें गबराल, गुजर गबराल और जब्बा नुमाया हैं। मजा आ गया। अब खड़खड़ी झील तक की यह जर्नी मेरे लिए नई नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी मैं कई बार खड़खड़ी झील तक आ चुका था। इन रास्तों पर चलते हुए आज हर मोड़ के साथ पुरानी यादें भी एक बार फिर ताज़ा होने लगी। और ये है सरबांडा, जिसके इर्द गिर्द बहते नदी नाले, सरसब्ज चरागाहें और बुलंद पहाड़ इसे कैंपिंग के लिए परफेक्ट बना देते हैं। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते। बस मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि करीब 2 घंटे की जीप ट्रैक के बाद बिलाखिर हम पहुंचते हैं 9500 फीट की एलिवेशन पर लोकेटेड खड़खड़ी लेक। अब ज़्यादातर झीलें बराह रास्त ग्लेशियर्स के पिघलते पानी से वजूद में आती हैं, लेकिन खड़खड़ी झील की कहानी कुछ अलग है। मैदान बांडा के पहाड़ों के ग्लेशियर से निकलने वाला शफाफ पानी एक दरिया की सूरत में यहाँ तक पहुँचता है
और फिर जब यही दरिया यहाँ आकर फैल जाता है तो इसकी रवानी मध्यम हो जाती है और इसी खामोश बहते पानी से वजूद में आती है ये झील। अब खड़खड़ी झील से इस जर्नी का सेकंड पार्ट शुरू होता है जो करीब 8 किलोमीटर की हाइक होती है और जिसमें हम ऑलमोस्ट 1200 फीट का एलिवेशन गेन करने वाले थे। और अब यहाँ से मैदान बांडे का जो हाइक है अपनी वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 3 घंटों में हम मैदान बांडा पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से हमारी असल आजमाइश शुरू होने वाली थी क्योंकि मैदान बांडा तक हम में से कोई भी पहले नहीं गया था और हम इस हाइक को बगैर किसी गाइड के अपने एक्सपीरियंस की बेस पर करने वाले थे और एक गलत फैसला हमें घंटों पीछे भी ले जा सकता था। अब हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ तो रहे थे लेकिन एक ही सवाल जहन में बार बार घूम रहा था कि क्या इम्तियाज का 11 साला बेटा यूशा ये सफर आखिर तक मुकम्मल कर पाएगा। हर बढ़ते कदम के साथ अब मैं पहले से ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि हर मोड़, हर कदम और हर मंजर मेरे लिए एक नई कहानी लिखने वाला था। रास्ता अब बदल चुका था। बोल्डर जोन और रॉकफॉल जोन से गुजरते हुए हम दरिया के साथ साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। इस जर्नी की एक खूबसूरती ये भी थी कि हम सिर्फ एक ट्रेल मुकम्मल नहीं कर रहे थे बल्कि कदम ब कदम ये भी जान रहे थे कि दरियाए गबराल अपनी जिंदगी का आगाज कहां से करता है। इस ट्रेल को मैं और उतरोड़ का एक लोकल दोस्त अबरार लीड कर रहे थे और बाकी ग्रुप नजरों से ओझल था और दिल में बस यही ख्याल घूम रहा था कि कहीं यूशा की वजह से इम्तियाज वापस ना हो गया हो और इन पहाड़ों में जहां मोबाइल सिग्नल्स ना हो और ग्रुप का इस सूरत बिखरना काफी परेशान कुन हो सकता है। अब मैंने और अबरार ने डिसाइड किया कि बाकी ग्रुप मेंबर्स का इन दरख्तों के छांव तले इंतजार करते हैं क्योंकि पहाड़ों में भटकना लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अब अबरार का फोकस खूबसूरत मनाजिर से हट चुका था, इसीलिए वो बार बार उठकर दोस्तों का रास्ता देखता और यूं करीब 40 मिनट बाद बाकी दोस्त भी पहुंच आते हैं। और खुशी की बात यह थी कि यूशा भी इनके साथ होता है। ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा ट्रैक कर लिया हमने और ये भी रॉक फॉल जोन में से
जा रहे हैं हम। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे हम मेडोज़ की तरफ। अब हम ट्री लाइन को पीछे छोड़ते हुए अल्पाइन जोन में एंटर होते हैं। आज का ये ट्रैक ग्रेजुअल एसेंट के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, कहीं कहीं स्टीप मिलता है, लेकिन ओवरऑल ये रूट मैनेजेबल था और साइड में बहते दरिया की आवाज़ इस ट्रैक को फुलफिलिंग बना देती है। अब ये दरिया एक गाइडलाइन की तरह काम करता है, क्योंकि मैदान बांडा का 80% ट्रैक इस दरिया के साथ साथ ही करना पड़ता है। इसीलिए पूरा ट्रैक आपको इसके फ्लो को फॉलो करके बस आगे बढ़ना होता है। अब हम इस ट्रेल के सबसे मुश्किल पार्ट में एंटर होते हैं, जहां बोल्डर्स पर चलते हुए हर स्टेप के साथ अल्टीट्यूड गेन करते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। सुमरा पातिशवारा का लारा दोनों नदा लगा सुमरा भाई शिलो मेट भाई शायद में हाँ सके बिजो पसेरा फिजो बसे डाले। हाँ तो अभी ये बकरवाल बच्चा बता रहा था कि 20 मिनट का डिस्टेंस रह गया है और ये सारा जो जोन है ये बोल्डर जोन है। काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हैं और इस पर गुजर कर आपको जाना पड़ता है। और ये एक आखिरी पास है छोटा सा, इसके बाद इंशाल्लाह मैदान बांडा नज़र आएगा। और यूं फाइनली 3.5 घंटे की हाइक के बाद हम पहुंचते हैं मैदान बांडा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या 11 साल यूशा पहुंच पाता है या नहीं। जी बिल्कुल, यूशा सक्सेसफुली इस ट्रैक को कंप्लीट करता है और जब यूशा कर सकता है तो आप क्यों नहीं। अपना बैग पैक करें और आप भी हिम्मत दिखाएं और निकलें किसी खूबसूरत ट्रैक की तरफ। अब जुबैर भाई काफी देर से पहाड़ को देखकर बस एक ही बात करते कि ये तो केटू है। स्वात की दूसरी बुलंदतरीन चोटी ये है मियां गुलसर। अब इस नाम के पीछे भी एक ऐसी मिस्ट्री छुपी हुई है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मियां गुल स्वात के उस शाही खानदान का नाम है जिसने रियासत स्वात पर राज किया और सीधू बाबा की औलाद को मियां गुल कहा जाता था। मियां गुल अब्दुल वदूद और इनके बेटे मियां गुल जहानजेब वालिय स्वात के नाम पर इस पहाड़ को मियां गुल सर का नाम दिया गया।
क्या कह रहे हैं इम्तियाज़ भाई आप? मैं कह रहा हूँ कि भाईजान टेंट में देखते हैं कितने बंदे हम इसमें आ सकते हैं। टेंट में आएंगे चले टोटल मैं बाहर 4 सो बंदे, जाऊँ, बाहर 4 बंदे सोएंगे, नहीं आएंगे, ठीक 5 है। बंदे आएंगे। मैं बेटा और इमरान बाहर सो जाएंगे, यही कर सकते हैं। या उधर चले जाते हैं, लेकिन पर मुझे नहीं लगता रास्ता होगा। होगा जी, इंशाल्लाह होगा रास्ता, चलते हैं। ताकि वो ज़्यादा करना क्या कहते हैं जी नहीं होगा रास्ता। जैन भाई? बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। मैदान बना था, काफ़ी खूबसूरत जगह और काफ़ी प्रोटेक्टेड है अभी तक। बहुत कम लोग हैं जैसे कि लग रहा है। अब हम एक टेंट पिच कर तो चुके थे, पर इम्तियाज़ भाई के मिसमैनेजमेंट की वजह से हम अपना टेंट घर ही छोड़ आए थे और यूं डिसाइड हुआ कि 4 लोग टेंट में सोएंगे और 2 लोग खुले आसमान तले, और यूं इम्तियाज़ भाई और इब्रार भाई को बाहर ही सोना पड़ा। अब यूशा को बहुत मनाया कि टेंट में हमारे साथ सोए, पर वो अपने अब्बू के साथ बाहर सोने पर बज़िद था। तो बड़ा ज़बरदस्त व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। तो बेसिकली 3 माउंटेन्स हैं यहाँ पर जिनका व्यू नज़र आ रहा है। एक ये राइट साइड पे है और सामने एक माउंटेन है, और तीसरा जो माउंटेन है वो इस साइड पे है। तो बेसिकली यहाँ से इस टाइम 3 खूबसूरत व्यूज़ माउंटेन के और जो ज़िग ज़ैग नालाज हैं जो इस मेडोज़ में, तो इंतहाई खूबसूरत व्यूज़। ये चेक करें, खामोशी, सुकून, तो इंतहाई ज़बरदस्त जगह है ये और बहुत ही खूबसूरत। इसकी खूबसूरती को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अब डूबते सूरज के साथ यहाँ शाम भी आहिस्ता आहिस्ता उदास होती जा रही थी। पैर घबरा माउंटेन्स की तरफ वही लोग आए जो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के ऐसे कैंप में नाइट स्टे कर सकते हैं, और वो भी बगैर किसी तकिए के। हाँ, बैग नीचे रख। तो ये देखें जी, ये इंजॉयमेंट होती है पहाड़ों में। और इस टाइम अगर बाहर का व्यू आपको मैं दिखाऊँ, ये चेक करिए ज़रा। डे 2 की शुरुआत होती है खूबसूरत लैंडस्केप्स और बगल में बहती नदी की आवाज़ से। यहाँ की सुबह शाम से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। रात भर खामोश रहने वाली ये वादी सूरज की पहली किरण के साथ एक नया रूप इख्तियार कर लेती है। इसीलिए कहते हैं, अगर किसी जगह की असल खूबसूरती देखनी हो तो वहाँ पर टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैदान मेडोज़, मैदान बांडा। तो सुबह के तकरीबन 5 बज रहे हैं इस टाइम,
तो अभी इंशाल्लाह नाश्ता करके उसके बाद फिर कोशिश करेंगे कि इस मीडोज़ को फर्दर एक्सप्लोर करें, क्योंकि नाइट स्टे यहीं पे हमने रात को किया है और अब कोशिश करेंगे कि आगे जहाँ तक हो सकता है चल के तो ख़ूबसूरत व्यूज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। अब हम मैदान बांडा को ज़्यादा करीब से देखने के लिए करीब 1 घंटा की मज़ीद हाइक करते हैं। और मुझे इन पहाड़ों में हाइक करना इसलिए भी पसंद है क्योंकि हाइक करते वक्त हम अर्थ के सबसे क्लीन और प्योरेस्ट एनवायरनमेंट के बीच होते हैं। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि साफ मौसम के बाद अचानक बादल नीचे उतर आते हैं, क्योंकि अल्पाइन जोन में ठंडी नमी वाली हवा अचानक से धुंध में चेंज हो जाती है और पूरा मंजर एक पुरस्रार और सनसनीखेज धुंध में छुप जाता है। अब ऐसे मौसम में डी ट्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसे अल्पाइन जोन में डी ट्रैक होना सिर्फ रास्ता खो देना नहीं बल्कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि पहाड़ अपनी खूबसूरती एक बार में जाहिर नहीं करते, बल्कि कुछ मनाजिर देखने के लिए इंतज़ार भी करना पड़ता है। अब जियोग्राफिकली मैदान बांडा हिंदोकश माउंटेन्स के ऐसे पार्ट में लोकेटेड है जहां हर वक्त मौसम बदलता रहता है। इन पहाड़ों के बीच फैले हुए अल्पाइन मेडोज, रॉक्स और वैलीज मुख्तलिफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स बनाते हैं।
10,700 फीट पर लोकेटेड ये सिर्फ एक बांडा नहीं बल्कि ग्लेशियर से जन्म लेने वाले पानियों का एक हसीन निज़ाम है। एक नदी प्यास्को माउंटेन के ग्लेशियर से जन्म लेती है तो दूसरी मियागुल सर के ग्लेशियर से निकलती है और फिर बेशुमार छोटे बड़े नदी नाले सांप की तरह बल खाते हुए पूरी वादी में फैल जाते हैं। तो इस टाइम आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कब्रें इस टाइम आपको नज़र आ रही है, जिसमें से एक ये बड़ी कब्र है, बाकी ये छोटी कब्रें हैं बच्चों की। तो यहाँ से डेड बॉडी नीचे उतारना लेकर जाना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने यहाँ पर ये जो बकरवाल रहते हैं जो 4-5 महीने के लिए अपने माल मवेशियों के साथ यहाँ आते हैं, तो हो सकता है कि ये उन्हीं की लवाई की इनकी कब्रें हों। तो दुआ कर लेते हैं इनके हक़ में। काफ़ी देर पैदल चलने के बाद हम इस वादी के तकरीबन आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके थे और अब प्यास्को बांडा की तरफ जाने वाला ट्रैक हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह था। अब मैदान बांडा से अगर मजीद 4 घंटे की हाइक की जाए तो आप प्यास्को बांडा भी पहुंच सकते हैं। अब हम वापस जा तो रहे थे मगर दिल अभी भी इन्हीं पहाड़ों के बीच कहीं ठहरा हुआ था। फिर मिलेंगे कुछ नई यादों के साथ एक नए सफ़र में। अल्लाह हाफिज़।